नमस्कार सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम ऑडिबल टू यू? सुना जाচ্ছে? आप सुनाई सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। Okay, so today we'll be taking a short class. And how is the temperature now? That's cool. Very hot. Okay, 42 sir. 42 degrees sir. somewhere 41 degree, 42 degree, sir. yeah, somewhere it is 42 degree, and it is, very problematic for us. Sometime the electricity is gone, like it is not there, and low voltage, so we cannot put AC on sometime. So I don't know how we are progressing. Our Bengal is progressing. If the electricity supply is getting interrupted every time, how we are progressing, I don't know. After 75 years, 78 years of independence, also the scenario is same. However, uh, because it is too hot here right now, so I'll be taking a short class. It's been recorded, so after the class you can also go through the video and it will be mounted in your application. So Sir, how much time it will be take, sir? Maybe 15 minutes, 30 minutes. pardon, I cannot hear you. Can you please speak louder? I know, sir. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. I know, sir. Okay, let's start with the warning signs. ये दो तरीके का होता है warning signs. are short topic. Don't I'll not take much time to complete this. So when you're training somebody, indoor or outdoor, it is very necessary to know the life science and training science. ये दो चीज है जो आप लोगों को जानने की बहुत जरूरत है. जब आप ट्रेनिंग करते हो किसी को जिम में, आप इंडोर ट्रेनिंग कराते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप आउटडोर ट्रेनिंग कराओ, मतलब फील्ड में ट्रेनिंग करा रहे हो. अगर आप इंडोर ट्रेनिंग कराते हो तो 90% जिम राइट नाउ इन इंडिया इट इज एयर कंडीशन जिम. और कुछ जिम है थोड़ा सा सबर्ब में जो लोग एयर कंडीशन रन नहीं करते हैं. इन द बोथ द केसेस, एयर कंडीशनड हो या नॉन एसी जिम हो, आप लोगों को ये वार्निंग साइन के बारे में जानना है. एंड अगर आप आउटडोर ट्रेनिंग कराते हो किसी को फील्ड में, देन ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट द वार्निंग साइंस. सो वार्निंग साइंस मीन्स आप ट्रेनिंग को आपको स्टॉप कराना है या कंटिन्यू कराना है या मोटिवेशन देना है, क्या करना है. या आप क्लाइंट को कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं, क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा है, या अगर आ भी रहा है तो बहुत ही मतलब स्कैंटी, एक दिन आया, 2 हफ्ता नहीं आया, फिर एक दिन आया, लाइक दैट ऐसे करके आ रहा है. बट यू नीड कंसिस्टेंट पीपल टू गिव द रिजल्ट. अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. So here we'll talk about the life science. Life science are couple of dangerous signs which you have to keep in mind. तो पहला इसमें आता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट. लॉस ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्लाइंट इंटरेस्ट लूज कर जाता है. अगर आप वेट लॉस रेजिम में है या वेट गेन में है या सिर्फ फिटनेस ट्रेनिंग में है, अगर आप क्लाइंट को सही से ट्रेनिंग अटेंशन नहीं दे रहे हो, अगर डिटेलिंग नहीं कर रहे हो, अगर क्लाइंट का बात सुन के कस्टमाइज्ड वे से उसको एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो या डाइट गाइडेंस नहीं दे रहे हो, तो स्लोली क्लाइंट इंटरेस्ट लूज कर जाएगा. तो ये कंसिस्टेंसी आपका चाहिए, चाहे क्लाइंट कैसा भी हो. आपको हमेशा क्लाइंट को मोटिवेट करना चाहिए, हमेशा क्लाइंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए. अगर 2-3 दिन नहीं आया, एक्सरसाइज नहीं किया, देन यू हैव टू टेक द फीडबैक कॉल. आपको फीडबैक कॉल करना है क्लाइंट को, क्यों नहीं आ रहे, मोटिवेट कीजिए. मॉर्निंग को अगर आप क्लाइंट को एक मोटिवेशनल कोड भेजते हैं ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल बी ऑल्सो वेरी चार्मिंग थिंग कि उसको सुबह सुबह एक आपका
व्हाट्सएप मिलता है जिसमें आप एक मोटिवेशनल कोट उनको भेजते हैं, तो इट विल मोटिवेट योर क्लाइंट. सो यू कीप द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट लाइव. हमेशा इंटरेस्ट को जगा के रखना है. अगर ही और शी लूजेस द इंटरेस्ट, एंड इफ शी और ही इज नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट्स नहीं आया, मतलब ही, देखिए पहले वेट लॉस तो नहीं सडनली हो जाएगा, पहले वो थोड़ा सा फिट होंगे, उसका बॉडी मोबाइल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, एंड देन यू कैन पुट हिम और हर इन अ हायर डोज ऑफ एक्सरसाइजेस. सो क्लाइंट को फील होना चाहिए कि यस, आई एम इम्प्रूविंग, डे बाय डे मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा. सो यू कीप दैट थिंग अलाइव कि क्लाइंट का इंटरेस्ट लॉस नहीं होना चाहिए. अगर लॉस हो गया तो क्लाइंट, इट इज अ वार्निंग साइन फॉर यू कि क्लाइंट आपको छोड़ देगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी. अगर क्लाइंट में आप देखते हैं कि इरिटेबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब आप एक्सरसाइज करा रहे हो उसमें ध्यान नहीं दे रहा है, कॉल ले रहा है, फोन में किसी को गाली दबक रहा है, या कोई दूसरा चीज में एंगेज हो रहा है, आप कुछ बोलने जा रहे हो, 10 रिपीटेशन कर दो, 12 रिपीटेशन कर दो, आप मोटिवेट करो, लेकिन क्लाइंट इरिटेट हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उसका कॉज कुछ भी हो सकता है. साइकोलॉजिकल डिटोरिएशन हो सकता है, फिजिकल इनेबिलिटी हो सकता है, मतलब उसको बॉडी में कहीं पे पेन है और वो कर नहीं पा रहा है. तो यू नीड टू नो कि व्हाट इज द कॉज, क्या क्लाइंट को इरिटेट कर रहा है, एंड यू ट्राई टू सॉल्व दैट इशू. अगर वो जिम के अंदर पे है या ऑनलाइन आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसमें आप उनको देख रहे हैं कि इरिटेट हो रहा है, देन यू हैव टू एड्रेस द इरिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. ऐसा नहीं है कि उनका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या उनका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है उसके वजह से वो इरिटेट हो रहा है, तो उसको एड्रेस करना जो है वो आपके बस के लिए ही है. बट एनीथिंग रिलेटेड टू जिम, रिलेटेड टू इंजुरी, रिलेटेड टू पेन, अगर आप उसको ओवर ट्रेनिंग करा रहे हो, दैट ऑल्सो अ कॉज कि उनका इरिटेबिलिटी बढ़ सकता है. समटाइम व्हाट हैपेंस, वी थिंक कि ट्रेनर अगर बहुत मोटिवेट करेगा तो क्लाइंट क्या है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेगा. आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स निकलता है कि जहां पे ट्रेनर बंदूक पकड़ के दिखाता है कि बंदूक पकड़ा हुआ है, चलो 1 more रिपीटेशन. तो अगर आप ऐसा सिचुएशन बनाते हो कभी क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट आपसे डर जाएगा. क्लाइंट डरने के बाद क्या होगा, उसका इरिटेबिलिटी बढ़ेगा, आप कॉल करेंगे आ जाओ जिम में, तो वो नहीं आएगा. सो ऐसे भी कुछ ओवर मोटिवेशन देने का काम मत करो कि जिसमें क्लाइंट आपसे डर जाए और जिम में आना बंद कर दे. तो एक कहीं पे हम लोग का ऐसा एक सिचुएशन होना चाहिए जहां पे आपके ऊपर क्लाइंट का भरोसा हो कि ये बंदा सही करा रहा है मुझे, एंड आई विल गेट द रिजल्ट. सो इट विल रिड्यूस द इरिटेबिलिटी. इन अदर मीन्स, अगर क्लाइंट को ब्लड प्रेशर है और वो हाई हो गया, तो उनके सर पे दर्द होगा, बॉडी काम नहीं करेगा ठीक से. अगर ब्लड ग्लूकोज सडनली फॉल कर जाता है, अगर उनको डायबिटीज है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो भी इरिटेबिलिटी बढ़ सकता है. आपको ये सारे चीज ध्यान पे रखना है कि अगर वो स्पेशल कंडीशन है कोई उनमें, तो उसको आपको एड्रेस करना है. अगर क्लाइंट का एंगर बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड एंगर, मतलब जिम में मिसबिहेव कर रहा है दूसरे क्लाइंट से या आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो एंगर उसका बढ़ गया है, तो देन यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड. आप उसको कंसल्ट करो, बैठ के बात करो, आ, क्यों एंगर उसका इशू हो रहा है उसके बारे में आप डिस्कस करो. बट अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो आप डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर मत करना, क्योंकि वी आर ट्रेनर्स, वी आर नॉट साइकोलॉजिस्ट. तो साइकोलॉजिस्ट का काम साइकोलॉजिस्ट करेगा. यू डू नॉट बिकम अ साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसिल हिम. सो एंगर इशू इज अनदर इशू जिसमें ये वार्निंग साइन है कि क्लाइंट ड्रॉप कर देगा आपका एक्सरसाइज, या ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से उसको जिम में एंट्री नहीं मिलेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो दिस थिंग कैन हैपन. सो यू स्लोली, आपका मैच्योरिटी के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ, क्लाइंट का एंगर मैनेजमेंट भी आपको जानना पड़ेगा कि आपको कैसे पोलाइटली उसको हैंडल करना है. कभी अपोज मत करना. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. तो हमेशा इंसान का जो फितरत होता है, ये ऐसा है कि अगर आप कुछ सोचते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी खराब है या आप सोचते हैं मोदी खराब है,
तो आप दूसरे लोगों से वही सुनना चाहते हैं कि वो खराब है। अगर कोई बोल देगा नहीं मोदी बहुत अच्छा है, अगर आपको लगता है मोदी बहुत खराब है, तो जो बोला मोदी बहुत अच्छा है वो आपके लिए खराब हो जाएगा। सो ट्रेनर को ये समझना है कि अगर क्लाइंट ऐसा कुछ बोलता है तो एक नंबर आपको कंट्रोवर्सी चीजों में से आपको अलग करना है। आपको हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है। आप सपोर्ट मत कीजिए और अपोज भी मत कीजिए। दूसरा चीज है जो हार्मलेस है, आपको बोल रहे हैं कि भाई जिम का एयर कंडीशन सही से काम नहीं कर रहा, मुझे गर्मी लग रहा है, बहुत एंगर इशू हो रहा है उसके लिए, तो आपको वहां पे अपोज मत कीजिए। आपको बोलना है यस सर, मुझे भी लग रहा है कि हालांकि जिम का ऐसे काम कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसके लिए उसको गर्म लग रहा है क्योंकि कोट टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर आपको इसको संभालना है तो आपको ऐसा बोलना है कि यस सर, आई ऑल्सो फील द टेम्परेचर इज लिटिल बिट हाई एंड इट इज सफोकेटिंग, सो आई ट्राई टू एड्रेस द इशू। मुझे अभी पता चला, लग रहा है आप सही बोल रहे हैं, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं, मैं इस इशू को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो अगर उनके हाँ पे हाँ बोला और अगर वो हार्मलेस है तो एंगर इशू उनका इमिडिएटली कम हो जाएगा। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिक। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज आएगा, आप जानेंगे आस्ते आस्ते। अगर किसी क्लाइंट का अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हो, पकड़ लो आप स्ट्रेचिंग करा रहे हो या समथिंग एल्स, एक मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे। थैंक यू भाई। 2 3 4 5 4 5 6 भाई चलो थोड़ा मिल कर लो भाई। आई एम सॉरी, वो थोड़ा करंट का इशू हो रहा है बार बार, तो इट्स ओके। लेट्स स्टार्ट अगेन। इंक्रीज्ड टेंशन, लास्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप ट्रेन कराने जा रहे हो, पकड़ लो आप बाइसेप, ट्राइसेप या लेग्स का कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हो, चेस्ट का कुछ करवा रहे हो, दैट टाइम इफ यू फील कि मसल जो है जरूरत से ज्यादा टाइट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आपको लगता है कि मसल बहुत ज्यादा टाइट है, तो आपको आप ये सोचना कि एक तो सही से वार्म अप नहीं हुआ है, या सही से स्ट्रेचिंग नहीं हुआ है, मोबिलिटी एक्सरसाइज नहीं हुआ है, और क्लाइंट साइकोलॉजिकली सोच कुछ और रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो रिलैक्स्ड नहीं है। तो अगर मसल्स में टेंशन रहता है, ऑलरेडी टाइट है बहुत ज्यादा, और उसमें अगर आप ओवरलोडिंग करके एक्सरसाइज करवा रहे हो, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो मसल टीयर होने का संभावना है, मतलब मसल फट सकता है, एंड दैट इज अ सीरियस इशू।
बहुत सारे आपने देखा होगा जहाँ पे बारबेल से कर्ल कर रहा है और बाइसेप जो है सडनली ऊपर चला गया, दैट मीन्स वो उसका एंकर जो है वो छूट गया है और वो स्लिप कर गया। सो इट्स अ सीरियस इशू। जब बेंच प्रेस कोई कर रहा है, सडनली उसका पेक्टोरलिस मेजर सडनली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स पेक्टोरलिस मेजर फट गया बीच में से। सो ये होता है जब अगर आप ओवरलोड एक्सरसाइज करवा रहे हो और मसल ऑलरेडी टेंस्ड है, ऑलरेडी टाइट है, उसके ऊपर करवा रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मसल बहुत ज्यादा टाइट है, तो उसको रिलैक्स करवाओ, उसको स्ट्रेच करवाओ, प्रॉपर रेस्ट दो, रिकवरी कराओ और फिर से शुरू कराओ, इंक्रीज, फिर से इंक्रीज करो। नाउ लास्ट वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। अगर आप कोई क्लाइंट को ओवर ट्रेनिंग कराते हो, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवा देते हो, तो उनका कॉर्टिजोल लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। कॉर्टिजोल लेवल एक स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिजोल, जो बॉडी को रिलैक्स नहीं होने देगा। हम लोगों को चाहिए एंडोर्फिन एंड एन्सेफेलिन, जो बॉडी के इन्फ्लामेशंस को कम करता है। सो मुझे इन्फ्लामेशन कम करवाना है, बढ़ाना नहीं है, तो मैं ओवर ट्रेन नहीं कराऊंगा। तो अगर मैं पीटी सेशन दे रहा हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ, तो 1 आवर मैक्सिमम या 1 आवर 30 मिनट्स, इससे ज्यादा मैं ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा। उसको 24 से 48 आवर्स गैप देना है। कोई भी मेजर मसल ग्रुप को एक्सरसाइज करवाया, पकड़ लो आपने चेस्ट के मसल्स को करवाया, आपने पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर फोकस करके सारे एक्सरसाइज करवाए, तो पेक्टोरलिस मेजर को एटलीस्ट 24 से 48 आवर्स तक रेस्ट दो और फिर उसको फिर एक्सरसाइज करवाओ। अगर आप रेस्ट नहीं देते हो तो हो सकता है उनका रिकवरी ना हो, स्लीप में प्रॉब्लम हो। अगर स्लीप में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो ज्यादा सो जा रहे हैं या कम सो जा रहे हैं, इट विल डिसबैलेंस हिज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस नहीं कर पाएंगे वो, और जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसमें भी इशू होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप रेस्ट नहीं देते हो प्रॉपर, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट, चाहे वो वेट लॉस हो, मसल गेनिंग हो या वेट गेनिंग हो, कुछ भी हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रेनिंग साइंस, ट्रेनिंग साइंस अगर आप किसी का देखते हो, सो जब आप ट्रेनिंग करवाते हो, ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल फील दिस थिंग। कल उसने या लास्ट वीक उसने 30 kg से बेंच प्रेस किया, 30 kg से बेंच प्रेस किया है। दिस वीक, नेक्स्ट वीक उसको बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग प्रिंसिपल, तो उसमें आपको दिख रहा है कि वो कम हो जा रहा है, आपको दिख रहा है वो कम हो जा रहा है, दैट मीन्स आपके कहीं पे न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है, मसल रिकवरी नहीं हुआ है, और आप ओवर ट्रेन कर गए मसल्स के ऊपर, तो मसल्स का परफॉर्मेंस कम हो गया, या आपने ओवर स्ट्रेचिंग कर दिया है। मसल्स को अगर आप ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो भी मसल लोड ज्यादा नहीं ले पाएगा, रिलैक्स हो जाता है मसल। तो ज्यादा रिलैक्स भी नहीं चाहिए, इतना रिलैक्स आपने कर दिया कि वो परफॉर्मेंस ही उसका खराब हो गया। सो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ेगा, ना कि धीरे धीरे कम होगा। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, दैट मीन्स आपका ट्रेनिंग पैटर्न में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। नाउ क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मुझे ना एक्सरसाइज, नेक्स्ट पॉइंट, कटिंग सेशन शॉर्ट। क्लाइंट बोल रहा है मुझे अब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, मुझे आज बस आधा घंटा करना है, 10 मिनट करना है, बस मैं थोड़ा ट्रेडमिल करके चला जाऊंगा। दैट मीन्स ये भी एक ट्रेनिंग साइन है जहां पे क्लाइंट इंटरेस्ट लॉस कर रहा है, या उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आपके साथ जो रैपो है, जो ट्रस्ट है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाया है। तो कटिंग सेशन, अगर क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे नहीं आज करना है, मुझे आधा घंटा करना है, 20 मिनट करना है, ऐसे अगर बोल रहा है, दैट मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम इन ट्रेनिंग पैटर्न। अगर वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया लास्ट टाइम ट्रेनिंग से, या उसके बॉडी में पेन है, या उसको डॉम्स हो गया, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस हो गया, सही से स्ट्रेचिंग मोबिलिटी वार्म अप कूल डाउन नहीं हुआ है, सो क्लाइंट ये फील करेगा नहीं भाई जिम में जाके तो बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे, या ट्रेनर मुझे जो कराता है नेक्स्ट दिन मैं आई फील सो टायर्ड कि आई कैन नॉट डू माई वर्क प्रॉपरली। दैट मीन्स आप ओवर ट्रेन करा रहे हो। नहीं तो आप प्रॉपरली जो पैटर्न्स हैं, वार्म अप, कूल डाउन,
मोबिलिटी, स्ट्रेचिंग, ये सारे चीज नहीं करा रहे हो प्रॉपरली. So cutting short the timing of training is also an warning sign. Another thing is abnormal muscle soreness after training fatigue during workout which remains throughout the day. That means अगर क्लाइंट आपके साथ एक हफ्ता 2 हफ्ता एक्सरसाइज कर रहा है, उसका इनिशियल जो पेन होता है डॉम्स, जो मसल फाइबर के टीयर होने की वजह से होता है, वो रिकवर कर जाता है 48 आवर्स टू 78 आवर्स के अंदर. बट अगर वो कंटिन्यूएशन रह गया 1 महीना 2 महीना, पैर में जो दर्द था क्वाड्रिसेप में, वो दर्द 1 महीना चल रहा है स्क्वाट के बाद भी, दैट मीन्स देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी. आपने कहीं ना कहीं पे उनको इंजुरी हो गया. तो यू हैव टू सीक अ डॉक्टर्स एडवाइस. अगर पेन कंटिन्यूअस रहता है देन हमेशा दिमाग में रहे वो कि आपको डॉक्टर के एडवाइस को बोलना है कि क्लाइंट को कि आप एक बार डॉक्टर दिखा लो. अगर 1 महीना हो गया पेन नहीं कम रहा है सेम जगह पे, आप एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं करा पाओगे, देन यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम. कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालना है. लॉस ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो अनदर वार्निंग ट्रेनिंग साइन. अगर लॉस ऑफ मोटिवेशन होता है मे इंडिकेट अंडरलाइन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर. न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मतलब नर्व एंड मसल्स में कहीं पे डिसऑर्डर है. ये विटामिन B6 एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी के वजह से भी हो सकता है, जहाँ पे नर्व जो है वो रेडी नहीं है सिग्नल भेजने के लिए या प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है. तो क्लाइंट जो है वो फेटिक फील करेगा, बहुत जल्दी वो थक जाएगा. तो हो सकता है ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो. आपको बहुत सारे चीज और भी चेक करना है. अगर क्लाइंट बहुत जल्दी थक जाता है एक्सरसाइज के टाइम पे, कर नहीं पा रहा है, सांस रुक जा रहा है, बहुत थकावट है लेकिन यंग एज है, देन ऑल्सो यू चेक फॉर थायराइड हॉर्मोन्स, जहाँ पे हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म होने का संभावना है. यू कैन चेक द हीमोग्लोबिन लेवल, HB परसेंटेज. हीमोग्लोबिन लेवल अगर लड़कों में 12 से कम है और लड़कियों में भी कम है, लड़कों में एनी हाउ नॉर्मल 14 है 14, अगर कम होता है, ये MgDL में होता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू द मसल विल बी लेस अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. ये भी चेक करना है कि हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं. ये सारी चीज आपको दिमाग में रखना है. आई विल गिव अ लिस्ट. लिस्ट क्या है? क्लाइंट को कोई भी सिम्टम है, पकड़ लो. क्लाइंट का पैल्पिटेशन हो रहा है, आप उसको एक्सरसाइज कर रहा हो उसके टाइम में पैल्पिटेशन हो रहा है, लग रहा है कि बहुत तेज उनका हार्ट बीट हो गया, बहुत तेज हार्ट बीट हो गया, तो उसका कुछ चेकलिस्ट है. जैसे कैफीन इंटेक कितना है, कॉफी कितना बार खाया है, या प्री वर्कआउट लिया है कि नहीं, वो प्री वर्कआउट उनको सूट कर रहा है कि नहीं, उनके प्रीवियसली हार्ट में कोई प्रॉब्लम या फेंटिंग मतलब चक्कर आके गिर जाना ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं. अगर ये सारी चीज आपको पता है तो विल बी एबल टू एड्रेस द इश्यू. अगर पैल्पिटेशन है तो उसको आप एड्रेस कर पाओगे. नाउ देयर इज सम हेल्थ साइंस व्हिच इज आल्सो डेंजरस, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट. क्लाइंट का भूख मर जाना, इमीडिएटली यू हैव टू सीक डॉक्टर्स एडवाइस. नौसिया मतलब वॉमिटिंग का टेंडेंसी होगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगा. हेड कोल्ड्स, ये भी एक इशू है जहां पे क्लाइंट को हो सकता है कि सर उनका चकराए, दिमाग में उनको लगे कि प्रेशर बढ़ गया, दर्द हो रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ये हेल्थ साइंस जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू सम मेडिकल कंडीशंस. सो इसमें सिर्फ ट्रेनर एड्रेस नहीं करेगा, इसमें डॉक्टर का इंटरवेंशन चाहिए. मसल क्रैम्प जो है ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का या ओवर ट्रेनिंग का. अगर डिहाइड्रेशन आपका क्लाइंट का होता है उसको एड्रेस करना है. हीट एक्सर्शन, अभी बहुत पॉसिबिलिटीज है, अगर आप आउटडोर ट्रेनिंग करवा रहे हो किसी को तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाने का संभावना है. इसका प्रिवेंशन क्या है? डू नॉट ओवर ट्रेन, अलाउ फॉर रिकवरी पीरियड. ज्यादा ओवर ट्रेन मत करो, अलाउ रिकवरी एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स मिनिमम रिकवरी पीरियड दो. मोटिवेट करो क्लाइंट को. एंड अगर कोई हेल्थ साइंस रहे, हेल्थ साइन मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, नोसिया, हेड कोल्ड्स या हेडेक, वॉमिटिंग, ऐसा कुछ पैल्पिटेशन, ऐसा कुछ अगर आपको साइन मिलता है देन यू हैव टू टॉक टू डॉक्टर. एडवाइज योर क्लाइंट टू टॉक टू डॉक्टर. अदर जो ट्रेनिंग साइंस है बाकी वो सब तुम मैनेज कर लोगे. सो अलाउ रिकवरी पीरियड, ये हो गया. अब मसल क्रैम्प अगर होता है तो ये मसल के टोन हाई हो जाने की वजह से होता है. अगर आप ज्यादा दौड़ते हैं
ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं काफ मसल का, तो ज्यादा तक ये गैस्ट्रोनोमियस सोलियस में भी होगा, और इसका वजह डिहाइड्रेशन है ज्यादा तक। तो क्लाइंट को हाइड्रेट करना है, पानी पीते रहना है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली इन दिस समर, टू अवॉइड मसल क्रैम्प्स। वार्म अप पे ध्यान दो, मिनिमम 10 मिनट्स वार्म अप कराओ। मसल फेटिक अगर बहुत जल्दी हो जाता है तो उसको एड्रेस करने के लिए आपको हीमोग्लोबिन लेवल, थायराइड, ये सारे चीज चेक करना है। एक्सरसाइजिंग इन वार्म टेम्परेचर, बहुत गर्मी में एक्सरसाइज करना फिलहाल जहाँ पे 40-42 डिग्री टेम्परेचर है आउटडोर, तो यहाँ पे बहुत हॉट वेदर में एक्सरसाइज करना जो है वो प्रिवेंटेड है, मना करो लोगों को करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट तो इम्बैलेंस, आपको सर पता है एक बात पूछना इलेक्ट्रोलाइट जो था। है सोडियम पोटेशियम बॉडी में मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस जो है उसको बराबर रखने के लिए आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर हॉट एंड ह्यूमिड सिचुएशन में एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको 30 ml to 50 ml, 30 to 50 ml इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रॉल मिलता है मार्केट में, उसको 30 to 40 ml देना है हर 10 से 15 मिनट में। 30 to 50 इलेक्ट्रोलाइट आप दो, या कोई भी जैसे ग्लैटोरेट मिलता है या ऐसा कुछ। बिल्कुल कभी भी कैफीन मत देना या कैफिनेटेड वाटर मत देना। एनर्जी ड्रिंक नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक में अगर बाई चांस उसमें शुगर है तो शुगर क्या करता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, उसके वजह से बाई प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो अर्ली फेटिक हो जाता है। तो ग्लूकोज नहीं देना है, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं देना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाने के लिए, रिहाइड्रेशन के लिए हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स ही देना है, जो इलेक्ट्रल मिलता है मार्केट में, या सिमिलर इलेक्ट्रल के तरह जो है। सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, होते हैं कुछ। अगर स्वेटिंग कम हो जाता है, पसीना बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। अगर पसीना कम हो जाता है, गला सूखता है, ये आपका सिम्टम है डिहाइड्रेशन का। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट डिस्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा बॉडी बॉडी थक जाएगा, सीवियर फेटिक होगा, उसके बाद अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, मतलब सेंसलेस हो जाएगा, उसके वजह से डेथ भी हो सकता है। इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर बॉडी का सडनली टेम्परेचर बढ़ गया तो बाहर से वाटर स्प्रे करो या पानी दो, बॉडी का टेम्परेचर कम करो, उनको इलेक्ट्रोलाइट पिलाओ, उसको रेस्ट लेने दो, और डायरेक्ट सनलाइट में कोई भी एक्सरसाइजेस जो है वो हम लोग नहीं कराएंगे। सर डिहाइड्रेशन एक बात पूछना था सर। हेलो, एक बात पूछना था सर। शुभम। बोलो। सर पूछना था कि 8 आवर्स अगर स्लीप नहीं लेंगे तो इसमें क्या स्टीप हो सकता है क्या मसल? क्या पूछ रहे हो, मुझे फिर से सुना ही नहीं दिया। मतलब सोना चाहिए मिनिमम 8 घंटा, इंसान को सोना चाहिए 8 घंटा। हाँ, अगर उसमें अगर मतलब ज्यादा या कम, मतलब कम सो रहे हैं तो मसल स्टीप हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? कम आप जो सोओगे तो बोले अभी तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा लेवल देर पहले। कम नहीं होगा, तुम्हारा रिकवरी नहीं होगा। मेलाटोनिन चाहिए, मेलाटोनिन का प्रॉपर रिलीज चाहिए आपका सोने के लिए। रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स चाहिए कि ताकि आप सो पाओ। अगर नहीं हो पाता है तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि 8 घंटा जो आप सोते हो उसमें 3 घंटा डीप स्लीप का टाइम जो है, उसी टाइम पे रिकवरी होता है। अगर आपका डीप स्लीप नहीं होता है तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन एंड ये सारे आपके डीप स्लीप के टाइम पे ही होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, 1 मिनट। ओके सर, ओके। ओके सर।
I am repeatedly facing electrical issues. I'm very sorry. So, dehydration effects, जहाँ पे आप physical activity, are you able to hear me? यस सर, यस सर। तो with increased physical activity आपका दो चीज होता है, ब्रीदिंग जो आप नॉर्मल लेते हैं वो मिनट में 12 टाइम्स है, उसका ब्रीदिंग जो है अप टू 30 टाइम्स 35 टाइम्स हो जाएगा पर मिनट। आपका स्वेटिंग इंक्रीज होगा। अगर आप स्वेटिंग करते हो, जब आप ब्रीद आउट करते हो ना, जब सांस लेते हो, अब जब छोड़ते हो, जब मुंह से हवा निकलता है ना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ वाटर एंड इट कम आउट फ्रॉम योर माउथ, जो आपको दिखता नहीं है। सो नॉट ओनली स्किन के ऊपर से स्वेटिंग होता है, पानी आपके मुंह से सांस से हमेशा निकलते रहता है एंड यू गेट डिहाइड्रेटेड। सो अगर आपका ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, when बढ़ जाएगा, तो आप नाक से और मुंह से भी बहुत सारा पानी निकल जाएगा, आपका इवापोरेट होगा और स्वेटिंग भी होगा साथ में, जहां से स्किन से आपका फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ब्लड जो है, खून जो है, वो घना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, विस्कस बोलते हैं, ज्यादा विस्कस घना हो जाएगा, क्योंकि पानी बॉडी से निकल जाएगा। पानी निकल गया, खून घना हो गया, सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो स्लो हो गया। अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो मसल्स में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर टाइम में नहीं पहुंचेगा, उसके वजह से फैटिग होगा और रिकवरी लेट होगा। तो डिहाइड्रेशन ये प्रोसेस है। और अगर खून ज्यादा घना हो गया तो आपके हार्ट के ऊपर पंपिंग करने के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और उसके वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, डेथ हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से। और जब आप स्वेटिंग करते हो, ओनली बॉडी से वाटर नहीं निकलता है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स, जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल मिनरल्स हैं बॉडी के, वो भी निकल जाता है बॉडी से। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं, फेटिग होता है। और फिर अल्टीमेटली अगर इसको आपने एड्रेस नहीं किया डिहाइड्रेशन को, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका मौत हो सकता है। सो दिस इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। सो दिस आर द इफेक्ट, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मसल एंड्योरेंस कम हो जाएगा, एरोबिक एंड्योरेंस कम हो जाएगा, हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, हीट एक्सर्शन, हीट स्ट्रोक होने का चांसेस 5% रहता है। सो हम लोग मना करेंगे इस गर्मी में वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइजिंग इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस। एक्सटेंसिव स्वेटिंग अगर किसी को होता है तो उसको एड्रेस करेंगे। अगर जीरो स्वेटिंग होता है और वो फेटिक हो जाता है, दैट मीन्स द पर्सन इज डिहाइड्रेटेड। सडनली एक्सरसाइज करने से पहले अगर किसी का वेट था 65 kg और एक्सरसाइज करने के बाद अगर किसी का वेट हो जाता है 62 kg, तो 3 kg जो लॉस हुआ, कभी मत सोचिए कि ये फैट या मसल लॉस हुआ है। 99% ऑफ द केसेस आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया है। सो ये कोई सडन मिरेकल बोलते हैं मेरा एक दिन में जिम में वेट कम हो गया 3 kg, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं होता है। आपके बॉडी से वाटर निकल गया है, आप डिहाइड्रेट हो गए हो। अगर बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, इट इज ऑल्सो डेंजरस। सो साइंस ऑफ एक्सर्शन, हीट एक्सर्शन, पेल स्किन हो जाएगा, स्किन का कलर पेल हो जाएगा, मॉइस्ट स्किन हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, पल्स बढ़ जा सकता है, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी होगा, बॉडी में वीकनेस होगा, मसल क्रैम्प्स होगा, एंड बॉडी विल ट्राई टू सेल्फ रेगुलेट द टेम्परेचर, तो सडनली बॉडी शट ऑफ करेगा और आप अनकॉन्शियस होके गिर जाओगे। हीट स्ट्रोक इज अ मेडिकल कंडीशन, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। बॉडी नो लॉन्गर कैन कंट्रोल इट्स टेम्परेचर, नो लॉन्गर स्वेटिंग, कुछ भी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी सडनली आपका शट डाउन करेगा, उससे पहले आपको हेलुसिनेशन होगा, अनकॉन्शियस कोमा में चले जा सकते हैं। ओके, हाउ टू रेस्पॉन्ड, रीकूल द एरिया, ड्रिंक कोल्ड लिक्विड एंड रेस्ट। जो अगर गर्म जगह है तो उसको ठंडा करो, पानी छिड़को, उसको रेस्ट दो, हवा करो, हल्का जेंटल स्ट्रेचिंग करो अगर मसल टाइट है तो, एंड उनके सामने एक फैन चला दो ताकि ठंडा हो जाए। और पैर जो है वो 15 to 30 डिग्रीज जो है पैर को आपको इंक्लाइन कर देना है विथ ए पिलो और एनीथिंग इन जिम। रिहाइड्रेशन, स्पोर्ट्स ड्रिंक, सॉल्टी स्नैक्स, ये आप खिला सकते हो। ड्रेस जो है उसमें ध्यान रखो कि लूज ड्रेस हो, टाइट ड्रेस ना हो। स्किन में वाटर आप छिड़क सकते हो। स्ट्रेनस एक्टिविटीज कुछ दिन के लिए बंद करवा दो। अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है तो आइस पैक
रिहाइड्रेशन एंड मेडिकल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमरजेंसी में मेडिकल टीम को आप बुला रहे हो टू एड्रेस द इशू. Okay, so these are the warning signs and things to be done when you feel that client is having some issues. So it is divided in life science, training science, and health science. Health science is dangerous. Training science and life science you can manage. Okay, so in the next class I'll be taking some another topic, and for today this class is over. Okay, thank you very much. Enjoy your Okay, sir. yeah. Thank you, sir. Enjoy your. If you have any आपको क्लास questions होगा क्या? directly, क्लास होगा if you have any question directly WhatsApp me in my number. Okay. सर? ऑफिस क्लास होगा? Okay, okay, Okay. Okay. Thank you very much. Take care. Bye bye. okay, sir. Good night. Good night. Good night.